तो आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। यहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजीशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी इस शो में पूरी स्पष्ट जानकारी मिलती है। चलिए, इन सबके बीच में सबसे पहले जिस खबर की बात करेंगे वो खबर एमसीएक्स में जो टेक्निकल ग्लिच की वजह से ट्रेडिंग नहीं शुरू हो पाई उसकी बात करते हैं। जी हां, अगर आप देखिए तो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि डिजास्टर रिकवरी साइट के जरिए जो ट्रेडिंग शुरू होनी थी उसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन एमसीएक्स पर आज सुबह से ट्रेडिंग बंद है। आप देखिए, सुबह से ही एमसीएक्स पर ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है। टेक्निकल दिक्कतों की वजह से जो है वो ट्रेडिंग शुरू होने में दिक्कतें आ रही हैं। एक्सचेंज जो है वो लगातार समय बढ़ाता जा रहा है। पहले 9:45 के अराउंड टाइम दिया गया, फिर 10 बजे का, फिर 10:30 का, इस तरह के लगातार समय बढ़ाया जा रहा है। डिजास्टर रिकवरी साइट से ट्रेडिंग का हवाला दिया जा रहा है। मेंबर्स जो हैं वो लॉगिन तक नहीं कर पा रहे हैं एमसीएक्स पर। पिछले कुछ समय से ट्रेडिंग की इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको बता देते हैं कि आखिर जो ट्रेडिंग की दिक्कतें हैं वो किस तरह से प्लेटफॉर्म पर सवाल उठा रही हैं। पिछली बार मेंबर्स को गलत फाइल भी भेजी गई थी। पिछले कई महीनों से मेंबर्स को जो है वो एमसीएक्स में ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं। एनएससी और एनसीडीएक्स का टेक्नोलॉजी पार्टनर भी टीसीएस है, फिर भी एमसीएक्स के साथ इस तरह की दिक्कतें हैं। एमसीएक्स के ब्रॉडबैंड को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं और इस खबर पे भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल अपने एक्सपर्ट की तरफ भी जुड़ेंगे और लेकिन इस वक्त हम बता दें सीपीएआई के प्रेसिडेंट राकेश जैन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया अपना समय आपने दिया। सवाल वही है कि मतलब कई फ्रंट पे जब इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, टेक्निकली जो सपोर्ट दे रहे हैं एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर, उसके बावजूद ये फ्रीक्वेंट जो समस्याएं आ रही हैं, हालांकि समस्याओं का स्वरूप बार बार बदल जा रहा है, उस टेक्निकल ग्लिच का स्वरूप बदल जा रहा है, लेकिन मुश्किल तो आम ट्रेडर्स को हो रही है और आज तो ट्रेडिंग शुरू ही नहीं हो पाई। हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने पांडे जी। ट्रेडिंग आज बिल्कुल अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अभी उम्मीद है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। हम एमसीएक्स मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, लगातार टच में हैं। टेक्निकल कुछ इशू है, अब वो डीआर साइट से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कितना वक्त लगता है, ये कहना मुश्किल है, बट प्रॉब्लम तो है। आमतौर पर किस तरह से चैलेंज हो जाता है, और जाहिर सी बात है कि मतलब लगातार समय बढ़ाया भी जा रहा है, उन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरह की समस्याएं मतलब समस्याओं का बार बार स्वरूप बदल रहा है। मैं बार बार इसीलिए ये चीज कह रहा हूं और सरकार ने भी इस बारे में जवाब मांगा है। हाँ पंडित जी, टेक्निकल इशू है, हम भी खुद समझ नहीं पा रहे हैं। काफी टाइम से इशू चल रहा है और लगातार सीपीआई कोशिश करती रही है, कर रही है मैनेजमेंट के साथ कि भाई ये इशू नहीं आने चाहिए। अब टेक्निकल इशू किस कारणों से आ रहा है इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है। ये तो एमसीएक्स ही इसके बारे में ज्यादा बता सकता है, बट परेशानी जरूर है, कोई डाउट नहीं है। पार्टिसिपेंट्स को भी, क्लाइंटों को भी मार्केट ना चलने से बहुत दिक्कत है और ये रिजोल्व होना ही चाहिए। बिल्कुल, आप रिजॉल्व होना चाहिए। ये जो डिजास्टर रिकवरी साइड से जो खासतौर पे ट्रेडिंग शुरू होने की बात होती है, क्या औसतन इतना समय लगता है उसमें? लगता तो नहीं है, बट पता नहीं क्या टेक्निकल इशू है। देखिए, ये तो एमसीएक्स ही बता सकता है। हम बात कर रहे हैं तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी रिजोल्व हो जाएगा। अब उसके पीछे क्या कारण है, ये पे कुछ कहना हमारे लिए जायज नहीं लग रहा है। हमें पता नहीं है कि क्या इश्यूज हैं। बिल्कुल, फिर भी जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम आप सभी जो बातचीत करें, किस तरह की रिकमेंडेशंस होती हैं, किस तरह के सुझाव और ज्यादा बेहतर? मतलब देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अब चीजें अपग्रेड हो रही हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है और काफी समय से एमसीएक्स में प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये अब तक रिजोल्व हो जाना चाहिए था। अब इसके पीछे क्या कारण है, एमसीएक्स का अपना इशू है या किसी और का है, टीसीएस जुड़ा हुआ है उसका है, अब इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। इसके बारे में एमसीएक्स ही कुछ कमेंट कर सकता है।
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच राकेश जी, अपना समय दिया आपने। और सबसे अच्छी बात है कि इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं, लंबे वक्त से बनी हुई हैं। एमसीएक्स को कहीं ना कहीं सामने आकर बहुत स्पष्ट तौर पर इनको रिजॉल्व करना होगा, इसके बारे में एक ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, क्योंकि नुकसान जो है वो आम ट्रेडर्स का हो रहा है। और ट्रेडिंग शुरू ना हो पाना या डिजास्टर रिकवरी से साइड से भी ट्रेडिंग जो है वो उसमें इतना समय लगना, ये बहुत सारे प्रश्न उठाता है। सरकार ने भी जवाब मांगा है, आप देखते हैं कि इस समस्या पर आखिर क्या जवाब आता है। हमारी नज़र भी इस खबर पर लगातार बनी हुई है। चलिए एक बार फिर से अपने शो की तरफ लौटते हैं और आज हमारे साथ खास तौर पर दिग्गज एक्सपर्ट भी चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। और उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, नेचुरल गैस, एग्री जो कमोडिटीज़ हैं उन सभी पर आपको रणनीति बताएंगे। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ भाविक पटेल साहब जुड़ चुके हैं ट्रेड बुल से इस वक्त चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ अनिंद्य बैनर्जी साहब भी जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे बड़ी चिंता तो आज की यही है, एमसीएक्स पे जो ट्रेडिंग के चैलेंजेस आ रहे हैं और अभी तक उस पर कोई स्पष्ट जवाब, कोई किसी तरह की बहुत ही ठोस बात सामने नहीं आ पाई है। अब देखते हैं। लेकिन भाविक, इन सब के बीच में अगर हम खास तौर पे पिछले 10 दिनों से गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह का प्रेशर देख रहे हैं, वो एक तरह से लोगों को थोड़ा सा चिंता में डाल रहा है। हालांकि दोनों को अलग नजरिए से देखना होगा। आपको सबसे ज्यादा कंसर्न अभी कहां दिख रहे हैं? नमस्कार। देखिए, कंसर्न की अगर हमें थोड़ा लंबा पिक्चर अगर देखें तो 1978 के बाद अगर देखें तो 4 ही बार इंस्टेंस हुए कि जहां पे गोल्ड ने 9 वीक लगातार वीकली पॉजिटिव गेन्स दिए। और उसके बाद जब भी हमने देखा है तो वो एवरेज जब 9 हफ्ते वीकली गेन देते हैं तो उसके बाद का जो वीक होता है उसमें 3.3% नेगेटिव रिटर्न देते हैं। उसके बाद 2 हफ्ते अगर देखें तो नियरली 3.2% नेगेटिव रिटर्न, और 4 हफ्ते देखें उसके बाद तो नियरली 6%। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि हमने 2 साल में देखा 148% रिटर्न सोने में दिया है मैक्सिमम लास्ट 6 महीने में। तो एक करेक्शन तो ड्यू ही था। और हमने पहले भी देखा है कि जब इतनी रैली होती है तो एक करेक्शन आता है और मार्केट कंसोलिडेट भी हो रहा है। और अभी अगर देखें तो ये जो यूएस और चाइना के ट्रेड टैरिफ की जो टॉक्स पॉजिटिव चल रही है वो थोड़ा गोल्ड में थोड़ा नेगेटिव है। दूसरा, इतने हाई प्राइस पे जो बार्स है वो भी थोड़ा एग्जॉस्ट होते हैं क्योंकि इतने हाई प्राइस पे कितना कौन बाय करेगा। तो फंडामेंटल्स इतने चेंज नहीं हुए अभी भी। अगर देखें सेंट्रल बैंक्स की बाइंग स्ट्रांग ही है, आगे जाके भी एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड तेजी करेगा। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि अगर हिस्ट्री देखें तो इतनी रैली के बाद करेक्शन आता ही है, कंसोलिडेशन भी होता है, 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं गोल्ड को नई रैली छूने में। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो करेक्शन है दोनों गोल्ड और सिल्वर में कंटिन्यू रह सकते हैं अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो। चलिए, तो फिर भी अगर हम आज के दिन के ट्रेड को समझना चाहें तो वो आपकी ओर से क्या होगा? देखिए, ट्रेड में अभी भी मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। आई थिंक जब तक 4100 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा है तेजी देखने को मिल सकती। आई थिंक नीचे 3880 और 3750 तक के भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस दिख सकते हैं। गोल्ड यहाँ पे एमसीएक्स में 1,20,000 है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट शायद वो भी आई थिंक डाउन साइड जा सकता है। तो अगर कोई भी अपसाइड मिलता है 1,22,000 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं। 1,18,000 के टारगेट के लिए 1,23,000 का स्टॉप लॉस रहेगा अगर मार्केट खुलता है तो। ठीक है, तो अगर हम इंटरनेशनल प्राइजेस से कंपेयर करें तो याद रखिए 4100 का भाव आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से ऊपर जाएगा तो ही शायद एक कहीं ना कहीं रणनीति कारगर होगी। 3870 3850 के स्टॉप लॉस के साथ। ख़ास तौर पे अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1,22,000 जो है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसको आपको ध्यान रखना है। और वहाँ से ऊपर जाता है तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट करने की सलाह 1,18,000 के टारगेट के लिए 1,23,000 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस वक्त खास तौर पे रणनीति के तौर पर सामने आ रहा है। अनिंदय, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी क्या राय है, और खास तौर पे एक लॉन्ग टर्म पिक्चर भी जरा सामने रखिएगा, चिंता उस लिहाज से भी बन रही है। नमस्कार। देखिए, गोल्ड में और सिल्वर में जिस हद का रैली हुआ था, मतलब अभी हाल ही में 35-36% गोल्ड में, तो सिमिलर एक मूव लास्ट ईयर भी देखा गया था बिटवीन दिसंबर और इस साल का अप्रैल के बीच। वहां पे भी 32-33% का एक रैली था।
उसके बाद जो करेक्शन हुआ था वो करीब 12% का था। मैं डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो लास्ट 2 साल का अगर हम लोग करेक्शंस को देखते हैं तो गोल्ड में डॉलर टर्म्स में 12 से 15% का जो बड़ा करेक्शन होता है वो जनरली हुआ है। तो फिलहाल जो करेक्शन हुआ है 4400 से 3900, तो करीब करीब 11% का। तो फिलहाल के लिए अभी 3940 का एक मेजर टेक्निकल सपोर्ट है। बट अगर वो सपोर्ट टूटता है, जिसका टूटने का चांस हाई है, क्योंकि मार्केट में काफी लोग फंसे हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी, तो इसके लिए गोल्ड थोड़ा सा भी रैली करता है तो उनका सेलिंग आ जाता है। तो ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो पिक्चर है वो नेगेटिव है, और भाविक से मैं सहमत हूं, क्योंकि नवंबर में जनरली एक पीक देखा जाता है, अक्टूबर एंड नवंबर में। इस बार भी सीजनैलिटी की उसी हिसाब से बना है, तो जनरली वो दिसंबर तक कंटिन्यू रहता है, एक प्राइस और टाइम करेक्शन। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी कोई कमोडिटी एक यूफोरिया के बाद वापस प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन करने के बाद सेंटिमेंट एक बैलेंस्ड हो जाए, तो वही सही टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनको एंटर करने के लिए। तो फिलहाल जो लेवल्स है इन गोल्ड डॉलर टर्म्स में 3940 एक लेवल है, उसके बाद हो सकता है करेक्शन 3800 या इवन 3700 तक भी ये आपका नीचे जा सकता है। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक करेक्शन है, लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इंट्राडे के हिसाब से सलोन राइज है, क्योंकि 40-30 40-40 मतलब 1 लाख 1,21,500 1,22,000 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एमसीएक्स में, और नीचे की तरफ 1,19,000 तक भी आ सकता है। अगर वो टूट गया तो 1,16,000 तक भी ये नीचे जा सकता है। सिल्वर क्योंकि हाई बीटा है, यहाँ पे करेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे यूफोरिया कुछ ज्यादा ही था, तो इसके लिए यहाँ पे आपका लिक्विडेशन के चलते हुए हो सकता है अभी जो जैसे आपका 46 हाफ चल रहा है, तो ये $45 या $44 तक भी नीचे आ सकता है। बट अगेन लॉन्ग टर्म ये दोनों मेटल्स के लिए काफी पॉजिटिव है, और ये करेक्शन एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए एंटर करने का। बट वहां पे धीरे धीरे एंटर करना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है। एक चीज और, मतलब ये कॉमन दर्शकों के मन में भी एक चिंता है, क्योंकि मैं तमाम उनकी क्वेरीज से भी गुजर रहा था और जिस तरह से एक तरह का नैरेटिव बना हुआ है। भाविक, जरा उन लोगों को राय दीजिए जिन्होंने शायद ऊपरी स्तरों पर, मतलब इस सिल्वर की खास तौर पे, क्योंकि वहां पर ज्यादा कंसर्न बन रहे हैं कि जिन्होंने जरा ऊपरी स्तरों पर बाइंग कर ली, मान लीजिए 170 180 के लेवल पे किसी ने बाइंग की और कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छी रैली देखी और अब कहीं ना कहीं उनके मन में चिंता है। हालांकि वो लॉन्ग टर्म के ज्यादातर लोग हैं, मतलब एक अच्छे कह सकते हैं कि अमाउंट पे उन्होंने खरीदा है, साइज बड़ा है उनका, लेकिन उसके बावजूद चिंता तो बढ़ रही है, तो उनको क्या सलाह होगी? देखिए, अगर किसी ने स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट किया है कि उन्होंने लग रहा है कि 170 या 160 के करीब और 180 पे निकल जाएंगे फ्यूचर में पोजीशन में, तो मैं एक बार बोलूंगा कि वो थोड़ा निकल जाए, क्योंकि यहाँ से अभी भी लग रहा है कि करेक्शन जो है वो थोड़ा और आ सकता है। बट अगर किसी ने फिजिकल ली है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा होल्ड कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब 75,000 चांदी आई थी, तब काफी लोगों ने बाय की थी कि 1 लाख आएगा, उसके बाद करेक्शन आ 60,000। जब 1 लाख टच हुआ था तब लोगों को लग रहा था कि 1,20 आएगा, और उसके बाद वापस से 75 आ गया था। बट उसके बाद हमने देखा कि 1 लाख के ऊपर जब गया तो वो 70 तक भी गया था। तो ये, अगर किसी को पोजिशनली होल्ड रखा है तो मैं बोलूंगा थोड़ा लॉन्ग वेट कीजिए। ये चांदी जो है, जैसे हमने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, मुझे भी लग रहा है कि 185 190 का टारगेट आएगा, बट शायद नेक्स्ट ईयर आएगा। अभी के लिए स्पेक्युलेशन जो पोजीशन है वो निकल जाइए, जो लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनके लिए वेट कीजिए, क्योंकि अगर चांदी नीचे भी आती है तो भी फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, बट स्पेक्युलेटिव के लिए थोड़ा रिस्की रहेगा जरूर से। ठीक है, तो ये तमाम रणनीति जिसका विशेष रूप से
लोगों को ध्यान रखना है। जाहिर सी बात है कि एक निचले स्तरों पर लगातार करेक्शन नजर आ रहा है और करेक्शन किस स्तर पर जा सकता है वो भी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट ने आपको बताया। चलिए गोल्ड सिल्वर के बाद जरा क्रूड को अपने दायरे में लेकर आते हैं। कच्चे तेल में अगर देखें तो हल्की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पर आप देखिए $66 के नीचे जो है वो ब्रेंट क्रूड की कीमत पहुंचती हुई नजर आ रही है। WTI क्रूड को अगर देखें तो ये $61 के करीब जाता हुआ दिख रहा है और इस हिसाब से क्रूड में जो है वो जाहिर सी बात है रणनीति जानने को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सब के बीच में जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आप ये देखिए कि मतलब गोल्ड और सिल्वर या क्रूड इसमें ना इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत मायने रखती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। इससे पहले जापान के साथ उनकी टॉक्स जारी हैं। तमाम इन्वेस्टमेंट वो चाह रहे हैं, इसके बदले वो टैरिफ में एक रिलैक्सेशन या चीन के साथ ट्रेड डील को लेकर तमाम अटकलें हैं। इन सब को भी देखना होगा। इन सब के बीच में भारत, रूस और ख़ास तौर पे अमेरिका, ये जो एक त्रिकोण बन रहा है इस पर भी, इसके भी हर डेवलपमेंट पर आपको ध्यान रखना होगा। रूस ने के जो है ख़ास तौर पे जो खबर आई है, मतलब जैसे मैंने कहा कि रूस के नए मिसाइल की खबर से जो है वो एक तरह की कहीं से कहीं गंभीरता बहुत बढ़ रही है। नाटो मेंबर को जो है वो लगातार रूस एक अलग तरह का मैसेज देना चाह रहा है। इसके क्या मायने हैं और इसको भी समझना होगा क्रूड के लिहाज से। और आनिंद, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो होती हैं वो क्रूड पे इम्पैक्ट डालती ही डालती हैं। एकदम। इनफैक्ट अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इसके वजह से ही आपका ऑयल में जो रैली आया है करीब करीब 12% का नीचे से 4900 वाला MCX अभी 50 ऑलमोस्ट 5500 तक चला गया था। तो क्योंकि हेज फंड्स हेविली शॉर्ट है, जो पोजीशनिंग डेटा आता है इंटरनेशनल मार्केट से, तो वहां से नेचुरली एक शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। बट ये शॉर्ट कवरिंग के अलावा और कुछ खास इसमें है नहीं फैक्टर, क्योंकि सप्लाई सिचुएशन अभी भी अच्छा है। जियोपॉलिटिकल प्रीमियम के कारण सपोर्ट मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मतलब 1-2 दिन के लिए तो MCX में अगर मैं लेवल्स लूं तो हो सकता है ये क्रूड 5300 या 5250 तक भी एक बार रिट्रेसमेंट दे, क्योंकि एक स्ट्रेट रन था 4900 से, तो एक नेचुरल रिट्रेसमेंट इसमें लगता है, तो जिसके लिए सेल ऑन राइज किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस अबव 5500। चलिए, तो ये है रणनीति खासतौर पे क्रूड में आती हुई आनिंदा की तरफ से। और क्रूड पर भाविक से भी एक राय ले लेते हैं। किस तरह की अभी सिनेरियो है भाविक आपकी नजर में? मतलब बाजार में ओवर सप्लाई या सप्लाई रिस्क, मतलब चिंता ज्यादा क्या है? देखिए अभी भी सप्लाई रिस्क मुझे नहीं लग रहा कि इतना है। एक वीक पहले की बात करें तो क्रूड ऑयल नीचे ही जा रहा था, और क्योंकि मार्केट में ओवर सप्लाई की चिंताएं थी, और जब यूएस ने रशिया के 2 मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स पे सैंक्शंस लगाए तो वो आई थिंक क्रूड ऑयल का रेट इट वाज अ शॉर्ट इन द आर्म कि हमने देखा था कि शॉर्ट कवरिंग आई थी। बट अगेन बड़ी पिक्चर देखें तो अभी भी वो सैंक्शंस की वजह से इतना सप्लाई शॉक नहीं लग रहा है। जो ज्यादा हम पहले देख रहे थे कि ओवर सप्लाई है वो थोड़ी कम ओवर सप्लाई है, बट ओवर सप्लाई है। और हिस्टोरिकली अगर हम ये टाइम पे देखें तो डिमांड जो क्रूड की रहती है वो कम ही रहती है। तो आई थिंक आगे जाके कोई सप्लाई शॉक नहीं आता और यही सिनारियो रहता है। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में वापस से गिरावट आ सकती है। आई थिंक WTI 63 के ऊपर जाता है तो ही शायद तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट ने प्राइस इन कर दिया है कि रशिया से जो सैंक्शंस है उसकी वजह से ऑयल कम आने वाला है, बट ओवर सप्लाई अभी भी ओपेक प्लस है। इराक जो है वो भी अभी ओपेक प्लस से मांग रहा है कि उसके प्रोडक्शन कोटा है वो बढ़ा सकता है। तो ये सारे सिनेरियो की वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि क्रूड में भी ज्यादा तेजी हो सकती है। हाँ, यूएस और चाइना के ट्रेड डील पॉजिटिव की वजह से थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है, बट वो भी मार्केट में फैक्टर इन हो चुका है। तो यहाँ से मुझे भी लग रहा है बेनिंजी साहब ने जैसे बताया, आई थिंक 5500 के करीब अगर मिलता है तो शॉर्ट ही कर सकते हैं। नीचे 5350 या 5300 आ सकता है 5550 के स्टॉप लॉस से। 5550 का स्टॉप लॉस, और जो 5500 और ऊपर के लेवल से उसका ध्यान रखिए, वहां से जो है वो शॉर्ट करने की रणनीति आपके लिए बेहतर होगी। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मेटल्स और एग्री कमोडिटीज की भी हम बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
presented by Canara Bank. Together we can. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और हमने ब्रेक से पहले खासतौर पे एमसीएक्स में जो ट्रेडिंग चैलेंजेस हैं और उसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल रहा है उस पर बात की। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर पर भी आपको रणनीति बताई और क्रूड पर भी आपको बेहतरीन स्ट्रेटजी जानने को मिली हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए। अब जरा फोकस करते हैं एग्री कमोडिटीज की ओर और जरा बारी बारी से आपको डेटा देते हैं। जीरे की कीमतों की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए आधे % तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। धनिया की बात करें तो यहां पर भी आधे % का उछाल हमें नजर आ रहा है। वहीं हल्दी की कीमतों में एक बड़ी तेजी नजर आ रही है। 4% तक की तेजी हल्दी की कीमतों में हमें देखने को मिली है और ये एक बड़ी तेजी के तौर पे देखा जा रहा है। ग्वार गम में भी आधे % की तेजी हमें देखने को मिल रही है। भाविक बहुत करीब से और एक अच्छा खासा तजुर्बा उन्हें एग्री कमोडिटीज का, और जाहिर सी बात है कि समय कम है तो इसलिए फटाफट से जरा एग्री कम्युनिटीज पर भी उनसे राय ले लेते हैं। भाविक का जीरा, धनिया, हल्दी, ग्वारगम खासतौर पे यहां पर जो है वो एक्शन नजर आ रहा है। आप बताइए आप कहां पर फोकस करेंगे? देखिए, जीरे में अभी तेजी देखने को मिल रही है और वो इसीलिए क्योंकि अभी गुजरात में देखें तो बारिश चल रही है और यूजुअली बारिश जीरे के लिए खराब होती है। अभी जो यील्ड जो है वो थोड़ी असर पड़ रही है और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। हालांकि इस बार जो क्रॉप की साइज है वो काफ़ी है, तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत तेज़ी हो सकती है। डिमांड भी बहुत नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड नहीं है, बट क्योंकि ये लेट बारिश की वजह से यील्ड खराब हो रही है जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो लग रहा है कि ये और कंटिन्यू हो सकती है, जहां पे 20,000 के करीब जीरा बाय कर सकते हैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 21,000 के टारगेट के लिए और 19,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। हल्दी की बात करें तो हल्दी में अभी भी सप्लाई टाइटनेस है। नया क्रॉप जो आने वाला है वो मार्च के बाद ही आने वाला है, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये क्योंकि सप्लाई अभी टाइट है तो प्राइसेस जो है वो और ऊपर जा सकता है। तो हल्दी में भी 15,000 के करीब बाय कर सकते हैं 15,500 के टारगेट के लिए और 14,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। धनिया की बात करें तो धनिया में हमने ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी देखी। अभी प्राइसेस थोड़े साइडवेज करेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1-2 दिन में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, तो धनिया अवॉइड करनी चाहिए और जीरा और हल्दी दोनों में बाय करना चाहिए। तो जीरा 1900 का स्टॉप लॉस, यहाँ पर खरीदारी 21,000 तक के टारगेट के लिए। हल्दी की बात करें तो यहाँ पर 15,500 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह, 14,800 तक का स्टॉप लॉस। धनिया जो है फिलहाल अवॉइड करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए, थोड़ा समय बाकी है और अनिंदय आप बताइए। हालांकि जाहिर सी बात है कि ट्रेडिंग के चैलेंजेस के बीच में मेटल पर रणनीति एक तरह की चुनौती जरूर है, लेकिन फिर भी बताइए मेटल्स पर ओवरऑल आपकी क्या राय बन रही है? ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर मुझे रैंकिंग करना पड़े तो मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट पिक है जिंक, एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर, मगर तीनों मेटल में एक तेजी है और बाय ऑन डिप किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो मेटल्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति के तहत आपको आगे चलना है और जिंक जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा टॉप नज़र आ रहा हुआ। भाविक का ग्वारगम में क्या रणनीति होगी? ज़रा थोड़ा सा समय बाकी है, ज़रा इस पर भी रणनीति रखें। देखिए, ग्वारगम गोवा सीड दोनों में अगर फंडामेंटल्स देखें तो अभी भी वीक है। हमने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी थी, बट प्राइसेस अभी वापस से करेक्ट हो रहा है, तो इसमें भी जब तक 9,500 के ऊपर गम नहीं जाता है तब तक नहीं लग रहा है कोई तेजी आ सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट का ही रिकमेंडेशन है। 9,000 पे शॉर्ट कर सकते हैं 8,900 के टारगेट के लिए और 9,040 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सीड की बात करें तो सीड में भी वही है, डिमांड अभी है नहीं, इसकी वजह से प्राइसेस लगातार करेक्ट हो रहा है। एक शॉर्ट कवरिंग के बाद ट्रेंड अगर है तो वापस करेक्ट हो रहा है, तो इसमें भी 4900 पे शॉर्ट कर सकते हैं 4050 के टारगेट के लिए और 4970 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सीड में भी जब तक 5100 के ऊपर नहीं जाता है तब तक नहीं लग रहा है कोई तेजी आएगी। तो ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों पर आपको शॉर्ट करने की सलाह। ग्वारगम के लेवल्स आपको बता देते हैं, यहाँ पर 9,000 के लेवल्स का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना
रखना है और 9040 के स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर शॉर्ट 8900 तक के लिए आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाविक, अपना समय देने के लिए। इसके अलावा आनंदे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम दर्शकों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देने के लिए। चलिए, इसी के साथ मुनाफे की मंडी में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको शो पसंद आया हो। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर एक्शन जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार भी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।